जैसे कि आप ओबीसी समाज से आते हैं, खासकर यादव समाज से। तो जैसा अभी चाहे पूरे प्रदेश की बात करें, तो इसमें आप अपने समाज या अपने वर्ग के लोगों को राजनीति की जो मौजूदा स्थिति इसमें कहाँ तक आप कैसा देखते हैं? इनका क्या पायदान है राजनीति में? इस कौम ने 7 एमपी समाजवादी पार्टी से बनाए हैं जी और 7 एमपी इसने भाजपा से बना रखे। जी उसके पीछे कारण क्या है? उनकी टैक्टिकल वोटिंग। वो अपने आदमी को वोट देते हैं, जी अपने रहनुमा को वोट देते हैं, जी अपने खैरख्वाह को वोट देते हैं। आपके परिवार में ही समाजवादी पार्टी की विचारधारा है और आप अलग विचार, इसका क्या कारण आपको आपकी क्यों हो सकता है? देखिए, नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक बंधु लाइव और इस समय हम उपस्थित हैं अयोध्या की ये मिल्कीपुर विधानसभा सीट है और हमारे साथ अगर परिचय तो हम किसी परिचय के मोहताज नहीं है सर, लेकिन फिर भी हम एक बार आपको परिचय देते हैं। हम इस समय उपस्थित हैं अयोध्या नहीं, पूरी मिल्कीपुर नहीं, जो आप समझ लीजिए पूर्वांचल की बात करेंगे। पूर्वांचल के राजनीतिक दिग्गज माने जाने वाले स्वर्गीय बाबू मित्रसेन यादव के बड़े सुपुत्र पूर्व डीआईजी अरविंद सेन यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं और जो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए इनकी बातों को या इनके जो प्रिडिक्शन होते हैं, अगर हम राजनीति को लेके या समाज को लेके, कहीं ना कहीं मेरे हिसाब किताब से जो मैंने अभी तक देखा है, मैंने 2-3 साक्षात्कार किए, उसमें मुझे ये जो समझ में आया कि जो बातें एक जो वैचारिक तौर पे जो बातें सर द्वारा कही जाती हैं, कहीं ना कहीं वो जमीनी स्तर पे मुझे एक तरह से उतरती हुई दिख रही है और हकीकत लगने लगती है उस टाइम जब कोई किसी चीज के बारे में परिणाम आता है। ऐसे में आज हम फिर साहब के साथ उपस्थित हैं और मिल्कीपुर का उपचुनाव कहीं ना कहीं किसी वजह से स्थगित हो गया था, लेकिन कहीं ना कहीं अब चर्चा इस बात की है कि हो सकता है चुनाव जो है यथाशीघ्र चुनाव यहाँ पर संपन्न कराया जाए। तो ऐसे में जो ये यहाँ का जो राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है स्वर्गीय बाबूजी मित्रसेन यादव जी की, और या फिर यहाँ पर सपा का जो भी कुछ रहा हो, उसके बारे में कुछ और विस्तृत तौर पर हम जानने की कोशिश करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद आपको और आपके चैनल के श्रोताओं को। जैसा कि अभी जो ये मौजूदा चुनाव के बारे में अभी उठापटक चल रही थी, होना ना होना, अभी तो मान लीजिए ये चर्चा हो रही कि होगा या कैसे होगा। जो अभी जो आपने देखा होगा जो चुनाव हुए 9 सीटों पर और उनका जो परिणाम आया, इसको आप किस तरीके से देखते हैं, चाहे वो सपा की राजनीति हो या भाजपा की राजनीति के तौर पे? देखिए, उपचुनाव हमेशा प्रभावित हुए हैं 3 शक्तियों से। जी एक सत्तात्मक शक्ति होती है, जी दूसरी जातीय गठबंधन होता है, जी राजनीतिक समीकरण होते हैं, जी और तीसरा होता है आर्थिक समीकरण। जी और जब उपचुनाव होता है तो वो बहुत कुछ इन्हीं 3 ताकतों के बीच में सिमट के रह जाता है। अभी जो 9 परिणाम आपके सामने आए हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपने पाया होगा कि जातिवाद हावी रहा, राजनीतिक समीकरण हावी रहे, और उन पे जातीय जो विद्वेष है, जातीय जो विभिन्नता है, जातीय जो वोट करने की पैटर्न है, वो हावी रहा। तो जैसा अभी आपने जातिवाद और जो जातियों के वर्चस्व में एक तरीके से समझ लीजिए, जो चुनाव इस समय का जो अभी जो मौजूदा राजनीति है, चाहे वो किसी भी पार्टी विशेष की बात नहीं है, जो राजनीति की आज की प्रकृति है, कहीं ना कहीं वो समाज के लिए आपके दृष्टिकोण से कितना प्रभावी और कितना समाज हित के लिए आपको दिखती है? देखिए, अगर सामाजिक हित की बात आप करना चाहते हैं तो सामाजिक विखंडन जो है उसमें सामाजिक हित समाहित नहीं है। समाज टूट रहा है राजनीति के चलते, और सामाजिक जो विद्वेष बढ़ रहा है, जातीय जो विद्वेष बढ़ रहा है, ये ना कहीं न कहीं सामाजिक एकता को तोड़ने के लिए कारक तत्व हैं। और इसके चलते आने वाले समाज की स्थिति क्या होगी कुछ नहीं कहा जा सकता, और इसका लाभ संगठित रूप से जो लोग हैं, चाहे ऊपर के हों चाहे नीचे के हों, नीचे के लोग टूट चुके हैं और ऊपर के लोग संगठित हैं, जिसका खामियाजा नीचे के लोग भोगेंगे। आने वाले समय में टूटे हुए समाज का पूरा फायदा एक तत्व जो राजनीतिक तौर पे, जो क्या आर्थिक तौर पे, जो जातीय तौर पे इकट्ठा है, वो उसका फायदा उठाएगा। और शायद पीडीए का जो टूटन है, गठन है, इसकी जो उपादेयता थी, इसकी जो उपयोगिता थी, जो इसको एक अंजाम मिलना था, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ऐसा ना हो
कि समाज को बिखेर के रख दे। जी, जी। जैसा कि अभी इस समय हम मिल्कीपुर में हैं और हमने इस बात को कहा कि ये एक पृष्ठभूमि रही है स्वर्गीय बाबूजी की और उनकी राजनीति जहाँ तक मैं जानता हूँ कि वो जो है पिछड़ा, दलित और मतलब शोषित समाज के लिए उनकी राजनीति के जो वो केंद्र बिंदु हुआ करती थी। अभी जो मौजूदा समय की राजनीति है, चाहे वो मिल्कीपुर की नहीं, आप पूरे देश की बात अगर करेंगे, तो कहीं न कहीं ये जो समाज है, आपने अभी कहा कि ऊंचे वाले और नीचे वाले, तो जो नीचे वाली है इसके सापेक्ष राजनीति को लाने के लिए, जैसे आप राजनीति में एक चुनाव आप लड़ चुके हैं लोकसभा का, अभी मौजूदा स्थिति में ये समाज आपको मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर क्या लगता है कि इस बार के परिणाम में इनका क्या योगदान होगा, ये जातियां जो है? देखिए, इनका योगदान होगा जी, लेकिन तब जब बीजेपी का कैंडिडेट बसपा का कैंडिडेट जी, संदेह के घेरे में है, जी, जी, क्योंकि बहन सुश्री मायावती जी ने ये डिक्लेयर किया कि हम कोई उपचुनाव नहीं लड़ेंगे। जी, अगर वो मिल्कीपुर में नहीं चुनाव लड़ती हैं जी, तो समीकरण फिर बदलेंगे जी, और आज़ाद पार्टी भीम आर्मी अगर चुनाव लड़ती है, जी, स्थानीय स्तर पे कोई कैंडिडेट लाती है, जी, तो बसपा का जो कोर वोटर है, जी, कैडर वोटर है, जी, वो उनके साथ जाता है कि नहीं जाता है, इस पे डिपेंड करेगा। और जातीय समीकरणों में सिमट कर करके, आर्थिक समीकरणों में सिमट करके जी, और सत्तात्मक शक्ति के तले जी। उपचुनाव आपका होगा। जी, जैसा कि अभी जो ये चुनाव हुआ है और चुनाव को लेकर तमाम चाहे वो चुनाव आयोग को लेकर हो या तमाम पार्टियां, जो तमाम पार्टियों में जैसे कांग्रेस हो गई, सपा और बसपा, इन लोगों ने ईवीएम के साथ छेड़छाड़ या तमाम वोट के धांधली और तमाम चीज़ों की आरोप लगाए। इसमें आपका क्या अनुभव रहा है कि एक प्रशासनिक तौर पर प्रशासन पे भी बहुत ज़्यादा आरोप लगे कि उन्होंने जो सत्ता पक्ष के लेके जो है, इसमें आपका क्या देखते हैं इस तरीके की बातों को? राजनीतिक परिदृश्य में जब आप चुनाव को देखते हैं जी, और चाहे वो प्रशासनिक वातावरण को देखते हो, जी, तो निश्चित रूप से कहीं ना ये सत्ता की ताकत का जी, असर उस पर होता है। जी, रह गई ईवीएम की बात, जी, तो ईवीएम निश्चित रूप से ढेर सारे विवादों के तले है जी, और जिन देशों ने इसको विकसित किया जी, वो अपने यहाँ इसको यूज नहीं कर रहे हैं। जी, ये प्रश्न बहुत बड़ा अहम प्रश्न है, क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? जी, इसका उपयोग, ईवीएम का उपयोग जिन लोगों ने इसको बनाया, जी, जिन देशों से ईजाद हुई, जी, और उस देश के लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जी, प्रश्न खड़ा होता है, जी, निश्चित रूप से खड़ा होता है। जी, और इस पे चूंकि सुप्रीम कोर्ट का एक वर्जन है, जी, सुप्रीम कोर्ट की एक अपनी राय है, जी, उन्होंने अपने डिसीजन को दे रखा है जी, और आम आवाम की राय अलग है, जी, पार्टियों की राय अलग है। जी, तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से ईवीएम का जो प्रश्न है जी, और ईवीएम की जो उपादेयता है, उपयोगिता है जी, और इसकी जो क्या कहते हैं सैंटिटी है, जी, वो संदेह के घेरे में है जी, निश्चित रूप से। और अगर इसको हटा करके जी, एक बार जी, नजीर के तौर पर, प्रयोग के तौर पे जी, किसी प्रदेश का चुनाव जी, बैलेट पेपर से करा लिया जाए, जी, तो तस्वीर निकल करके सामने आ जाएगी। जी। कहीं न कहीं जो लोकतंत्र की एक मर्यादा है वो भंग होती दिख रही है, क्योंकि जनता कहीं न कहीं आवाज़ अब उठने लगी है ईवीएम को लेके। फिलहाल ये अलग मसला हो गया, हम लोग चर्चा कर रहे हैं मिल्कीपुर उपचुनाव को लेके। तो जैसे जो ये यहाँ पर उपचुनाव को लेकर जो कैंडिडेट है, आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी आगे के 7-9 सीटों के परिणाम को देखते हुए कैंडिडेट यहाँ पर बदल सकती है? मैंने पहले भी लोगों को बताया, आज भी कह रहा हूँ, जी, फैजाबाद की, अयोध्या की समाजवादी पार्टी जी, कुछ लोगों के हाथों में गिरवी है। जी, उनका उस पे पार्टी पर पूरी तरह से नियंत्रण है। जी, उन्हीं के लोग, इनके जो फ्रंटल हैं, जी, इनकी जो आने के विंग्स हैं, जी, उन्हीं के लोग बैठाए गए हैं जी, और उसके चलते ये पार्टी जी, आज नहीं तो कल फैजाबाद में निश्चित रूप से ख़त्म होने की प्रक्रिया में पहुंच जाएगी, जी, क्योंकि एक जो संघर्षशील वातावरण होना चाहिए, जी, जो कार्यकर्ताओं को, जो आम आवाम को, गरीब को राहत देने वाला कार्यक्रम होना चाहिए जी, पार्टी के द्वारा, जी, वो कहीं से भी नहीं है। जी, स्थानीय स्तर पे आप उठा करके अगर आप देखोगे, जी, प्रदेश स्तर, जिले स्तर पे उठा करके आप अगर देखोगे, जी, तहसील और ब्लॉक स्तर पे उठा करके आप पाओगे, जी, तो आप ये पाओगे कि लोगों को की चोटों पर ना तो मरहम लगाया जा रहा है, जी, ना जो लोग पीड़ित हैं, जी, जो लोग चाहे कहीं किसी चीज़ से तकलीफ में हैं, जी, जिनका जो प्रशासनिक शोषण हो रहा है, जी, प्रशासनिक उत्पीड़न हो रहा है, जी, जातीय उत्पीड़न हो रहा है, उसके सापेक्ष कोई लड़ाई लड़ी जा रही है। जी, लिहाजा सपा का जो आने वाला भविष्य है, जी, मेरी नज़र में वो बहुत अच्छा नहीं है। जी।
जैसा कि अभी आपने सपा की बात की, अब ये प्रदेश में इस समय देखिए, अगर देखा जाए तो लगभग 8-9 साल भाजपा का शासन रहा है। तो ऐसे में आप भाजपा की राजनीति को जनता के दृष्टिकोण से आप कैसा देखते हैं? जो आम जनता है, चाहे अब उसको अगर आप समाजवादी की पीढ़ी है, चाहे या कह लीजिए, या समाज में हमारा समाज जो पहले से है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, इनके सापेक्ष क्या राजनीति कितनी देखिए, सुटेबल है? मैंने आपको बताया कि समाज का जो टूटन है, जी, बैकवर्ड का एक बहुत बड़ा तबका जिससे वो आप ओबीसी कहते हैं, जी, जी, वो टूट करके कहीं न कहीं जी, भाजपा के साथ जुड़ा हुआ है। जी, जी, और जब वो अपना आदमी पा जाता है, जी, तो निश्चित रूप से कहीं किसी के साथ जुड़ जाता है, जी, और लेकिन और जब नहीं पाता है, जी, तो वो भाजपा के साथ चला जाता है। जी, चाहे वो उनकी नीतियों के तले, जी, चाहे किसी प्रेशर के तले, जी, चाहे किसी और कारण से, जी, और चाहे जातीय विद्वेष के तले। जी, तो मैं ये पाता हूँ कि जो ओबीसी का वर्ग है, जी, वो जब तक इकट्ठा होकर के बीसी और एससी जी, अल्पसंख्यक इकट्ठा नहीं होगा, जी, तब तक बीजेपी को मात दे पाना इतना आसान नहीं है। जी। जैसा एक सवाल हम और करेंगे, जैसे कि आप ओबीसी समाज से आते हैं, खासकर यादव समाज से। तो जैसा अभी चाहे पूरे प्रदेश की बात करें, तो इसमें आप अपने समाज या अपने वर्ग के लोगों को राजनीति की जो मौजूदा स्थिति, इसमें कहाँ तक आप कैसा देखते हैं? इनका क्या पायदान है राजनीति में आज के समय में? आज आप अगर इस वर्ग की बात कर रहे हो, जी, इस जाति की बात कर रहे हो, जी, तो मेरा दृष्टिकोण ये है कि आप अंतिम पायदान पे खड़े हैं। जी, आपके का नेतृत्व छीन चुका है, जी, और आप किसी और को वोट देने के लिए मजबूर हैं। जी, चाहे जिस कौम का लो इंसान टिकट लेकर के आएगा, जी, उसको आप वोट देंगे। जी, वो आपका हितैषी है जी, कि नहीं है, वो आपके का रहनुमा है कि नहीं है, जी, आपका खैरख्वाह है कि नहीं है, जी, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। जी, एक जो कृतदास कह लीजिए, जी, एक यूँ कह लीजिए कि बायस्ड वोटर के रूप में, जी, आप टेक्निकल वोटर नहीं हैं, जी, आप टैक्टिकल वोटिंग नहीं करते हैं, आप केवल वोटिंग करते हो पार्टी के नाम पे, जाति के नाम पे, जी, और उसे भावना ने, उस वोट की आपकी पद्धति ने जी, आपको राजनीतिक तौर पे, सामाजिक तौर पे शून्य कर रखा है। जी, प्रशासनिक तौर पे आपको नीचे ले गई है, जी, क्योंकि आप बायस्ड वोटर के रूप में इस्तेमाल हो रहे हैं और जाने जाते हैं। जी। इसका कारण आपके दृष्टिकोण से क्या नज़र आता है समाज में या अपने उत्तर प्रदेश में खासकर? उत्तर प्रदेश में जो खास करके एक उत्पीड़न है, जी, और उत्पीड़न और राजनीतिक और सामाजिक विद्वेष है, जी, जिसको मैं पाता हूँ जी, कि आपकी इस बायसनेस ने जी, आपको समाज से दूर कर दिया है, जी, राजनीति से दूर कर दिया है, जी, और आपके दरवाजे पर कोई जा करके राजनीतिक चर्चा नहीं करना चाहता, जी, क्योंकि आप अंधे हैं जी, राजनीतिक तौर पे, अंधभक्त हैं। और अगर अंधभक्त शब्द इस्तेमाल किया जाए, राजनीतिक अंधभक्त, जी, तो सबसे बड़ी उपाधि मैं आप ही लोगों को दूंगा। जी, 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 इसलिए निश्चित रूप से इसका खामियाजा आपको भुगतना है। आप जी, सत्ता में आते हैं जी, तब भी, और नहीं आते हैं तब भी। जी, इसे ये बड़े दावे से कह सकता हूँ कि आपका भला नहीं होने वाला है। उसका कारण है, जी, अगर आप एक नज़ीर के तौर पे मैं कह रहा हूँ, जी, एक टैक्टिकल वोटिंग का एक उदाहरण आपके सामने पेश कर रहा हूँ। जी, एक कुर्मी कौम है, जी, इस कौम ने 7 एमपी समाजवादी पार्टी से बनाए हैं, जी, और 7 एमपी इसने भाजपा से बना रखे हैं। जी, उसके पीछे कारण क्या है? उनकी टैक्टिकल वोटिंग। जी, वो अपने आदमी को वोट देते हैं, जी, अपने रहनुमा को वोट देते हैं, जी, अपने खैरख्वाह को वोट देते हैं, जी, अपनों को वोट देते हैं। जी, और वो शायद पद्धति आपके अंदर नहीं है, आप जिसको जो टिकट लेके आता है उसको वोट देते हो। जी, जी, लिहाजा अब आप राजनीतिक जो आपका भविष्य है, जी, वो नेतृत्व शून्यता के कगार पे पहुंच गया। जी, पूरा का पूरा पूर्वांचल, जी, पूरा का पूरा पश्चिमांचल, जी, पूरा का पूरा मध्यांचल जी, नेता विहीन हो चुका है। जी, जैसा कि आपके बातों से मुझे लगा कि आप समाजवादी पार्टी की विचारधारा से कहीं न कहीं मतलब नहीं रखते हैं, उस विचारधारा से आपकी विचारधारा नहीं मिलती है। लेकिन आपके परिवार में ही समाजवादी पार्टी की विचारधारा है और आप अलग विचार, इसका क्या कारण आपको आपकी क्यों हो सकता है? देखिए, मैं प्रैक्टिकल सोच का इंसान हूँ, जी, जो आंखों के सामने दिखाई दे रहा है, जी, जो दूरदृष्टि से दिखाई दे रहा है, जी, उसको मैं आपको फिर से बताता हूँ कि हाँ, वो शायद वो मेरा नजरिया है, जी, और पढ़े लिखे होने का परिणाम है। जी, और प्रशासनिक जो अनुभव है, जी, राजनीतिक जो अनुभव है, जी, उसके तले मैं बोल रहा हूँ। जी,
अब कोई रमाकांत नहीं पैदा हो सकता, जी कोई मित्रसेन नहीं पैदा हो सकता, जी कोई बालेश्वर नहीं पैदा हो सकता, जी कोई डीपी यादव नहीं पैदा हो सकता। जी और ना वो तूती जो बोला करती थी, जी जो एक जज्बा था, जो एक जलवा था, जी हाँ, ये क्या कहते हैं आपका, जी और एक ताकत थी जी पूरे उत्तर प्रदेश में आपकी। जी और एक समय था 2004 में, जी बहन जी ने 7 लोगों को टिकट दिया था जी और 7 लोग एमपी होकर के गए थे। जी डीपी यादव, मित्रसेन यादव, भालचंद यादव, रमाकांत यादव, उमाकांत यादव, कैलाश यादव और बालेश्वर यादव, जी जबकि मुख्यमंत्री माननीय नेताजी थे। जी उसके बावजूद भी लोगों ने टैक्टिकल वोटिंग करके अपने आदमी को चुन करके लोकसभा में भेजा था। जी वो प्रवृत्ति आज की तारीख में नहीं पाई जा रही है, जी जिसके चलते आप राजनीतिक पतन की स्थिति में पहुंच चुके हैं जी जी और दूसरी पार्टियां आपको तवज्जो नहीं दे रही हैं। जी